वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने थर्ड सेक्शन यानी एमए फाइनल का जो पेपर है एडवांस इंडियन इकोनॉमी, उसके सेक्शन सी को स्टार्ट करेंगे। अब तक हम 2 सेक्शंस पूरे कर चुके हैं। सेक्शन सी का पहला जो टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, गोल अचीवमेंट एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक नियोजन, उसके उद्देश्य, उपलब्धियां और नियोजित विकास की कमियां। इन 3 मुद्दों को लेकर के हम आर्थिक नियोजन पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं आर्थिक नियोजन हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1951 से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन के इतिहास को लेकर के कि आर्थिक नियोजन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, और उसके बाद बात करेंगे इसकी कुछ परिभाषाओं को लेकर के कि इसको विभिन्न अर्थशास्त्री किन शब्दों से परिभाषित करते हैं, उनका क्या इससे उद्देश्य है, और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन के जो प्राथमिक उद्देश्य है, कौन कौन से आर्थिक सामाजिक उद्देश्य हैं। तो जैसा आप जानते हैं आर्थिक नियोजन का तात्पर्य मोटे तौर पे किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से है, यानी उन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके किसी भी देश का आर्थिक विकास एक समयबद्ध तरीके से कैसे किया जाए। इसलिए विभिन्न देशों में अलग अलग आर्थिक विकास के मॉडलों के अनुसार आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक विकास की अवधारणा को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि आर्थिक नियोजन केवल संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि उन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो और एक समय विशेष की परिधि के तहत उन साधनों से हम बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त करें, बेहतर अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, बेहतर उपलब्धियां कैसे प्राप्त हों, सभी लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, सभी लोगों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, देश का आर्थिक विकास और देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये कुछ आधारभूत उद्देश्य होते हैं। हम बात करें आर्थिक नियोजन में विकास की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि नियोजन का उद्देश्य मोटे तौर पे आर्थिक विकास ही है। तो इसके महत्व को परिभाषित करने के लिए एक उक्ति है कि आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का वही महत्व है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर का है। यानी स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मिकवाद में या अध्यात्म में जो स्थान ईश्वर का है, यानी ईश्वर के आराधना के बिना अध्यात्म संभव नहीं है, उसी तरह से आर्थिक नियोजन के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए आर्थिक नियोजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी एक ईश्वर के भक्त के लिए ईश्वर का महत्व है। आर्थिक नियोजन 20वीं शताब्दी की देन है। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन की प्रणाली का जन्म हुआ। इस प्रणाली में निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई और प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसायिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई, जिसको आगे चल करके पूंजीवाद का नाम दिया गया। हाँ, ये सही है कि 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस नीति के दोष अनुभव किए जाने लगे। इस आर्थिक नियोजन पद्धति में भी कई तरह के दोष देखे गए। इनको दूर करने के लिए सरकारों ने या विभिन्न सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर दखल देना शुरू किया और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उस दखलंदाजी का समर्थन भी किया, क्योंकि नियोजन के जो निर्धारित उद्देश्य हैं वो प्राप्त होने में कठिनाई हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में राजकीय हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप
बहुत अनिवार्य था। पहली बार 1928 में सोवियत संघ में पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया। यानी जैसा मैंने ऊपर बताया कि आर्थिक नियोजन 20वीं सदी की देन है। 1928 में सोवियत संघ ने आर्थिक नियोजन को पहली बार अपनाया। वहाँ की पिछड़ी हुई कृषि अर्थव्यवस्था, वहाँ की पिछड़ी हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को आधुनिक औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से ये आर्थिक नियोजन शुरू किया गया और बहुत हद तक ये आर्थिक नियोजन सफल भी रहा। तो इसी को देखे देख या इसी का अनुकरण करते हुए संसार के विभिन्न देशों ने आर्थिक नियोजन को अपनाना उचित समझा और इस तरह से नियोजन वर्तमान समय का एक महत्वपूर्ण नारा और सभी आर्थिक रोगों की एक औषधि भी बन चुका है। ये है इसका सार। आर्थिक नियोजन क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, आर्थिक नियोजन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक विधि है ताकि देश का आर्थिक विकास तेज किया जा सके। सब आप समझ गए होंगे कि आर्थिक नियोजन का मतलब एक तरफ देश में जो उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उनका एक निश्चित अवधि में इस तरह से उपयोग किया जाए कि जो निर्धारित लक्ष्य उनकी प्राप्ति हो सके और उन लक्ष्यों के आधार पर देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। विकास योजनाओं के अंतर्गत भावी विकास के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उनकी प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का एक केंद्रीय सत्ता द्वारा नियमन और संचालन भी होता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी विधि है जिससे देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। उस आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए एक समय की अवधि होती है और उस समय की अवधि में देश में जो उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन की परिभाषाएं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पर दी गई हैं, जिसमें पहली परिभाषा है श्रीमती बारबरा बूटन, एक अर्थशास्त्री हैं। उनका कहना है कि आयोजन का अर्थ एक सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक तथा जानबूझकर आर्थिक प्राथमिकता के बीच चुनाव करना। यह है बारबरा बूटन की परिभाषा, जिसमें ये कहा गया है कि एक सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक और जानबूझ करके आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच चुनाव करना, यानी आर्थिक विकास को अंजाम देना, आर्थिक विकास को प्राप्त करना, कि वहाँ के निवासियों के लिए बेहतर आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो सकता है, इसका चुनाव करना किसी भी सार्वजनिक सत्ता द्वारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। डाल्टन के अनुसार आर्थिक नियोजन अपने विस्तृत अर्थ में विशाल साधनों के संरक्षक व्यक्तियों के द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है। वहीं प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार योजना का बनाने का अर्थ उद्देश्य बनाकर कार्य करना, चुनाव या निर्माण करना तथा निर्णय करके सभी आर्थिक क्रियाओं का निचोड़ प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। वहीं गुन्नार मिर्डल के अनुसार आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की व्यू रचना का एक कार्यक्रम है जिसमें बाजार की शक्तियों के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक क्रिया को ऊपर ले जाने के प्रयास किए जाते हैं। इस तरह से उपरोक्त चारों परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप तथा राज्य की साझेदारी होना आवश्यक है। दूसरा, नियोजन निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करता है। तीसरा, नियोजन का उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं को ऊपर उठाना होता है। चौथा, नियोजन उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग का एक बेहतर तरीका है। पांचवा, नियोजन में उद्देश्यों का निर्धारण विचारपूर्वक एवं जानबूझकर किया जाता है। छठा, उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और अंतिम, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। ये है आर्थिक नियोजन की परिभाषा से निकल कर के आए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। जैसे मैंने पहले कहा, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश या किसी समाज या किसी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। लेकिन यहाँ सुविधा की दृष्टि से आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को अलग अलग भागों में बांट करके और प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। क्योंकि नियोजन का उद्देश्य, जैसा मैंने पहले कहा, आर्थिक विकास है। इसलिए डॉक्टर जॉन इलियट ये कहते हैं कि नियोजन क्रिया स्वयं में एक सउद्देश्य क्रिया है, किन्हीं पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अभाव में नियोजन की कल्पना करना नितांत कठिन है। यह एक साधन है जिसे सदैव किसी निश्चित लक्ष्य के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। जहाँ तक आर्थिक उद्देश्यों की बात है, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके निर्धारित किया जाता है, आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ व विकास बहुत कुछ सीमा तक आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करने के लिए हुआ है। आर्थिक उद्देश्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नांकित उद्देश्य आते हैं। पहला उद्देश्य क्या है आर्थिक उद्देश्यों में? यह है उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि देश में उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो और उसका उपयोग करके हम हर तरह के कृषि उत्पादन हो, औद्योगिक उत्पादन हो, उनमें वृद्धि होनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्यों में। दूसरा है आय की समानता। ये सही है कि आर्थिक नियोजन से देश के संसाधनों का कई बार समुचित वितरण नहीं हो पाता है और उसकी वजह से आय की असमानताएं बढ़ती हैं। लेकिन आर्थिक उद्देश्य के तहत आर्थिक नियोजन ये तय करता है कि सभी लोगों के बीच आय का समुचित और समान वितरण हो। क्योंकि पूंजीवाद के पतन व समाजवाद के विकास से आय की असमानताएं और अधिक मुखर हुई हैं। इसलिए आज विश्व की प्रत्येक सरकार के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय की समानता बनाए रखना एक प्रमुख उद्देश्य बन गया है। तीसरा, साधनों का उचित उपयोग। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाना भी है। और चौथा उद्देश्य है पूर्ण रोजगार। आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार पर्यायवाची हैं। जिस प्रकार बढ़ते हुए रोजगार का प्रत्येक सुअवसर राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक विकास के फलीभूत होने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलता है और इस तरह से देश का समुचित आर्थिक विकास संभव हो पाता है। इसके बाद अगला उद्देश्य है अवसर की समानता। आर्थिक नियोजन में अवसर की समानता का उद्देश्य भी प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। अवसर की समानता का अर्थ है देश की समस्त कार्यशील जनसंख्या को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करना। आर्चर लुस के अनुसार कुशलता की न्यूनतम तथा संपत्ति के असमान वितरण के कारण ही अवसर की असमानता का सूत्रपात होता है। नियोजन के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार व प्रशिक्षण देकर लोगों की कुशलता में वृद्धि की जाती है। और एक अंतिम आर्थिक उद्देश्य है संतुलित आर्थिक विकास। संपूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से देश के अविकसित भागों का विकास करना आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस तरह से कहने का तात्पर्य आर्थिक उद्देश्य के तहत देश का सर्वांगीण
या देश का, क्षेत्र का या राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के कुछ सामाजिक उद्देश्य भी हैं, जिनमें पहला उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सभी नागरिकों को, विशेषकर श्रमिकों को पर्याप्त आय अवश्य मिले, ये प्रयास किया जाता है ताकि वो एक उचित जीवन स्तर व्यतीत कर सकें, उन्हें वो सब सुविधाएं उपलब्ध हो सकें जो गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। उसमें चाहे रोजगार की बात हो, चाहे उनको चिकित्सा सुविधाओं की बात हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, या फिर उनको शिक्षा, समुचित शिक्षा की बात हो, उन्हें ये सब व्यवस्थाएं, सब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये प्रयास आर्थिक नियोजन का रहता है। और दूसरा सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी नियोजन का उद्देश्य मात्र उत्पादन और आय को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका वितरण भी सभी लोगों के बीच समान रूप से हो, ताकि देश, प्रदेश, क्षेत्र, राज्य में लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो, लोगों को किसी तरह से अन्याय का सामना ना करना पड़े, सभी लोग बराबर की भागीदारी के साथ काम करें, उनके साथ किसी तरह से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, उन्हें आगे बढ़ने के समान समुचित अवसर प्राप्त हों। इस तरह से ये दो प्रमुख सामाजिक उद्देश्य हैं। और तीसरा उद्देश्य आता है राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य की जहाँ तक बात है, आर्थिक नियोजन में निश्चित रूप से राजनीतिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक नियोजन के विकास के प्रथम चरण में राजनीतिक उद्देश्यों की प्रधानता भी रही है। उदाहरण के लिए जैसे रूस की पहली और पांचवी योजना मुख्य रूप से राजनीतिक योजना थी। इसी प्रकार इटली व चीन द्वारा योजनाओं का किया गया श्री गणेश मुख्य रूप से राजनीतिक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था। हिटलर की नई व्यवस्था की योजना का मुख्य उद्देश्य भी यहूदियों को उनकी निजी संपत्ति से वंचित करना था। इस तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य हो सकता है देश की सुरक्षा। किसी भी देश के लिए उसकी अपनी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जहाँ तक आर्थिक नियोजन के उद्देश्य की बात करें, ये सही है कि हर देश राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करता है। उसके आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन हर देश राजनीतिक उद्देश्य के तहत देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, और इसके लिए वह देश में सैन्य शक्ति को मजबूत करता है और उसको मजबूत करके अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये सुनिश्चित करता है कि किसी बाह्य या दूसरे देशों द्वारा उसकी सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा नहीं आए। तो आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य होता है देश की सुरक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा, उस राज्य की सुरक्षा। दूसरा उद्देश्य जो राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है वो है शांति की स्थापना। यानी हर देश ये चाहता है कि वहाँ उसके यहाँ शांति रहे, नागरिकों के बीच शांति की भावना रहे, लोगों के बीच शांति का पैगाम दिया जाए, ताकि सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके, आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। यदि देश में शांति व्यवस्था नहीं होगी तो आर्थिक उन्नति भी संभव नहीं है। इसलिए तमाम तरह के, चाहे वो प्राकृतिक और चाहे वो मानवीय संसाधन हो, उनके बेहतर इस्तेमाल से आवश्यक नहीं है कि देश का आर्थिक विकास हो। यदि किसी देश में राजनीतिक रूप से अशांति है तो सभी साधनों का उपयोग करके भी देश का आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए शांति की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य है आर्थिक नियोजन के लिए। तीसरा राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है कि रीति रिवाजों में परिवर्तन। यानी किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि वहाँ के जो प्रचलित रीति रिवाज हैं
उन रीति रिवाजों के आधार पर भी रीति रिवाजों का पर्याप्त रूप से पालन हो, वहाँ के नागरिक उनका सम्मान करें और उस देश की संस्कृति, उस देश के धार्मिक, राजनीतिक और जो इस तरह के पर्व हैं वो सभी मनाए जाएं। वहाँ की जो सामाजिक परंपराएं हैं उनका पालन हो, सामाजिक मूल्यों का पालन हो। यह भी आर्थिक नियोजन का राजनीतिक उद्देश्य होता है। कहने का तात्पर्य निष्कर्ष के तौर पे यह है कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य केवल देश में आर्थिक एवं सामाजिक विकास ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से शांति स्थापना, राजनीतिक रूप से उस देश की सुरक्षा और वहाँ के रीति रिवाजों का पालन भी सुनिश्चित हो, वो इंटैक्ट रहें, उनमें किसी तरह का क्षरण ना हो। ये भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है। इस तरह से आर्थिक नियोजन किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर देश का समुचित एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।